सीखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13 टेंशन ट्रिक, ठीक है ना। अब इसको कंस्ट्रेंट मोशन भी बोलते हैं। अच्छा, अगर आप कंस्ट्रेंट मोशन से इसके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इसमें हर जगह डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, बट अगर आप टेंशन ट्रिक जो मैं आपको सिखाऊंगा उससे इस्तेमाल करोगे तो प्रॉब्लम 15-20 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होंगे जिनके अंदर हमें डिफरेंशिएशन यानी कंस्ट्रेंट मोशन लगाना पड़ेगा, वो मैं लेक्चर के लास्ट में आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सीखना। पहले हम लोग थ्योरी सीखेंगे, फिर इसमें हम लोग प्रॉब्लम पे काम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेंशन ट्रिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो मैं आपको सिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं। जैसे टेंशन ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं। तो यहां मैं एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं जिसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा कि इंटरनल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती है। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक। ये मेरा असर्शन है, रीजन मेरा ये है इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाती हैं तो सब इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन मस्ट ऑलवेज बी जीरो, ये रीजन है। अब यहां जाकर के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आपने भी सुना तो आप भी कंफ्यूज हो गए, अरे यार क्या असर्शन रीजन तो सर ने बोल दिया, सही जवाब क्या दे। तो इसका जवाब मैं आगे आपको दूंगा, ये भी एम्स में पूछा गया असर्शन रीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेंटर ऑफ मास तक आपको काम में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो पेयर में लेने पर, तो जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाए। तो ऐसी फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। जैसे मान लो ये दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में हमने थ्रेड कनेक्ट कर रखा है, पुल करने के लिए हमने इधर फोर्स लगा दी। अब ये जो थ्रेड है इस थ्रेड के अंदर टेंशन डेवलप होगी। टेंशन कहाँ की तरफ लगती है, अवे फ्रॉम बॉडी। तो इस ब्लॉक नंबर 1 पर टेंशन इधर लगी और ब्लॉक नंबर 2 पर टेंशन इधर लगी। अगर हम इन दोनों ब्लॉक्स को एक पेयर में ले लें इस तरीके से, इसको बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री। ऐसे करने का मतलब अब हमने इन दोनों ब्लॉक को एज अ पेयर सिंगल ऑब्जेक्ट ले लिया। ऐसा करने पर ये टी से टी हो जाता है कैंसिल आउट। तो पहली प्रॉपर्टी इंटरनल फोर्स की होती है कि भाई वो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाती है, इक्वल और अपोजिट होती है। अच्छा, दूसरा इसी तरीके का, तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई टेंशन एक इंटरनल फोर्स है क्योंकि ये पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो रही है। ऐसी और बहुत सारी फोर्सेस मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे सेकंड एग्जांपल आप ये ले लो, ये भी आप बहुत आराम से कोरिलेट कर जाओगे। ये प्लस Q1 का चार्ज है और इधर माइनस Q1 का चार्ज है, अब माइनस Q2 का चार्ज है। अब दोनों चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर बोलो कूलम्ब फोर्स। तो इस चार्ज ने इस पे कूलम्ब फोर्स लगाई अट्रैक्शन की अंदर की तरफ और इस चार्ज ने इस पे कूलम्ब फोर्स लगाई अट्रैक्शन की अंदर की तरफ। दोनों चार्जेस को अगर हम पेयर में ले लें तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगी। तो यहाँ पर दूसरी इंटरनल फोर्स हमारे पास आई और वो आई कूलम्ब फोर्स। इसी तरीके से थर्ड इंटरनल फोर्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो थर्ड इंटरनल फोर्स जो है वो ये है, ये रहे हमारे दो ब्लॉक्स। मैंने यहां से इसे पुश करने के लिए फोर्स लगा दी। इस ब्लॉक नंबर 1 ने ब्लॉक नंबर 2 पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया आगे की तरफ, ब्लॉक नंबर 2 ने ब्लॉक नंबर 1 पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया पीछे की तरफ। जैसे ही हमने दोनों को पेयर में लिया दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। तो थर्ड इंटरनल फोर्स में ली नॉर्मल रिएक्शन। ये ध्यान रखना, ये जो बेसिक थ्योरी है सीखना बड़ा जरूरी है। जब भी कंसेप्ट आएगा तब अगर आगे चल करके आपको ट्रिक आएगी, नहीं तो फिर क्या होगा, आप अटकते रहोगे ट्रिक के अंदर। तो ये पूरा जरूर देखना आप, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन ने एक दूसरे को कर दिया पूरी तरीके से कैंसिल आउट। तो नॉर्मल रिएक्शन भी एक इंटरनल फोर्स है। आगे और ढूंढते हैं। मान लो मेरे पास ये दो मासेस हैं m1 और m2 के, और इन दोनों मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। इसने इसको अंदर अट्रैक्ट किया, इसने इसको इधर तरफ अट्रैक्ट किया, दोनों को हमने पेयर में ले लिया, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कैसी इंटरनल फोर्स है। इसी तरीके से अगली इंटरनल फोर्स की तरफ बढ़ते हैं और वो है स्प्रिंग फोर्स। तो जैसे मान लो ये मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं और इन दोनों ब्लॉक्स को मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। अब स्प्रिंग तो मेरे पास है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो ये रही हमारे पास स्प्रिंग, मैंने इसको यूं करके खींचा। खींचने पर क्या हो रहा है, ये वाले हिस्से पर फोर्स लग रही है इधर की तरफ। देखो मैं छोड़ूंगा तो अंदर भागेगा। तो इस वाले हिस्से पर फोर्स लग रही है इधर की तरफ और इस वाले हिस्से पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है आपके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो मैं इसको छोड़ूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भागेगा, इसको छोड़ूंगा तो ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। तो ये इधर गया और ये इधर गया, यानी स्प्रिंग जो है दोनों एंड्स पर फोर्स लगाता है। अगर स्प्रिंग में हम एलोंगेशन लाते हैं तो फोर्स अंदर की तरफ लगाता है और सिमिलरली अगर हम कंप्रेशन लाएं तो फोर्स बाहर की तरफ लगाता है। तो मान लो इस स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन है तो फोर्स अंदर की तरफ लगी, इस फोर्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। फॉर्मूला होता है kx। खैर अभी हमें kx की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली इधर भी फोर्स लगी होगी स्प्रिंग फोर्स और इसका फॉर्मूला भी सेम एज इट इज kx। तो इसको अगर हम पेयर में लें तो ये स्प्रिंग फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गई। तो पहली प्रॉपर्टी तो इंटरनल फोर्स की समझ आ गई होगी कि भाई ये पेयर में लेने पर कैंसिल आउट कर जाती हैं। और 5 इंटरनल फोर्सेस मैंने आपको दिखाई, कौन कौन सी, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, कूलम्ब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और पांचवी स्प्रिंग फोर्स। इनसे हमारा एक पंच तैयार होता है। अब हम अगले कंसेप्ट को फोड़ते हैं। तो अगला कंसेप्ट हमारा कि भाई इंटरनल फोर्सेस तो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो गई, तो क्या इनका वर्क डन भी कैंसिल आउट हो जाता है। अब आपको सर वर्क डन का यहाँ क्या काम, तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वर्क डन का, इसी से हम अपनी ट्रिक डेवलप करेंगे। तो देखना अब हम थोड़ा सा काम वर्क डन के ऊपर करते हैं। तो
कोई भी ट्रिक जो मेरी है, जो चाहे मैं यहाँ पढ़ाऊँ, चाहे मैं अपना ऑप्टिक्स की आपको ट्रिक पढ़ाऊँ, चाहे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाऊँ, वो ट्रिक कभी भी हमने सोच के नहीं बनी कि उससे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उससे कम से कम 50-60 प्रॉब्लम का सेट सॉल्व होता है। इसलिए वो ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और कई सारे कंसेप्ट को मिक्स करके बनाई जाती है। तो आप जैसे वीडियो लेक्चर्स देखोगे, उसके अंदर मैंने जो बहुत सारी जो ट्रिक्स बनाई हुई है, चाहे वो काइनेमेटिक्स की ट्रिक्स हो, चाहे वो लॉग ऑफ मोशन की ट्रिक्स हो, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रिक्स हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ खत्म कर दिए। तो कोई भी ट्रिक ये नहीं है, और ट्रिक वो नहीं होती कि फॉर्मूला बना लिया वो हमारे लिए ट्रिक का काम कर रहा है। नहीं, ट्रिक मतलब कुछ कंसेप्ट्स का ऐसा मिक्सर जो हमारे सवालों को बड़ी जल्दी से आसान करे। अब आप भी देखना ट्रिक खुद डेवलप करना सीख जाओगे यहाँ पर। तो वर्क डन पे हम काम करते हैं। तो पहले अब मैं वर्क डन बताऊँ आपको थोड़ा सा, वर्क डन कैसे निकलता है। तो सुनो, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स इधर लग रही है और इस ऑब्जेक्ट को इधर डिस्प्लेस कराया, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो वर्क डन का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एक्सपैंड करने पर वर्क डन आ जाता है एफ एस कॉस थीटा। अगर हम इसके अप्लाइड रिजल्ट्स पर काम करें, जैसे पहला पॉइंट, मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब एफ वेक्टर इज पैरेलल टू एस वेक्टर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल है। डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स से डिनोट कर ले रहा हूँ। अब अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूँ तो cos 0 की वैल्यू 1 होने से वर्क डन की वैल्यू मेरे पास आ गई fx। दूसरा रिजल्ट, मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में होने से इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया, और जैसे ही एंगल 180 डिग्री हो गया, वर्क डन की वैल्यू चेक करोगे तो वो हो जाएगी माइनस fx। ठीक है, माइनस इसलिए आ गया क्योंकि cos 180 -1 होता है। थर्ड पॉइंट है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब जो भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगी वो कभी भी कोई वर्क नहीं करेगी। अब मेरा कहना ये है कि यार वर्क डन के लिए फिर हम एफ एस कॉस थीटा क्यों इस्तेमाल करें। मैं आपको एक सिंपल सा और तरीका देता हूँ। ये तरीका देखने में आपको लगेगा अरे यार मुश्किल है, नहीं, पर ये तरीका मैंने बनाया है इसलिए कि आपको मेडिकल स्टूडेंट्स को कोई ट्रिग्नोमेट्री ना इस्तेमाल करनी पड़े। तो देखना तरीका ये है कि अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलते हैं, ये तो आसान है, इसमें तो आपको नहीं लगेगा यार ये सर का तरीका लेंदी हो रहा है। मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा, उसमें आप मानोगे कि हाँ तरीका आसान है। तो इस फोर्स के हम सबसे पहले कंपोनेंट कर लेते हैं। तो मेरा कहना ये है कभी भी वर्क डन निकालना हो और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना तो सेम डायरेक्शन में हो ना अपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स के कंपोनेंट कर लो। तो फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट जो इधर की तरफ आएगा वो आएगा एफ साइन थीटा। अब वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है वो बेकार हो जाएगा, हमारे किसी काम में नहीं आएगा। तो एफ साइन थीटा बेकार हो गया, एफ कॉस थीटा काम का हो गया। तो वर्क डन की वैल्यू मेरे पास आ गई एफ कॉस थीटा इंटू एक्स। तो मेरा कहना यही है कि भाई जब भी वर्क डन निकालना हो तो हमेशा फोर्स के कंपोनेंट कर लो। वो कंपोनेंट काम का होगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, जो परपेंडिकुलर वाला होगा उसको रिजेक्ट कर दो। अब ये कहाँ काम में आता है, तो ये चीज काम में आती है हमें किस जगह पर, जहां आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ सकती है। अब जैसे ही ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं, ये एंगल थीटा है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, मेडिकल का स्टूडेंट पहले ये एंगल निकालेगा, बनेगा 180 माइनस थीटा, फिर आइडेंटिटी लगाएगा cos 180 माइनस थीटा। क्यों लगा रहे हो, सिंपल सा काम करो, मारो कंपोनेंट इसके। तो इधर कंपोनेंट गया f cos थीटा, ऊपर की तरफ कंपोनेंट गया f sin थीटा। अब f sin थीटा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो बेकार हो गया, f cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है तो sin माइनस आ गया, और वर्क डन की वैल्यू हो गई माइनस f cos थीटा इनटू x। तो आई थिंक अब वर्क डन क्या फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से एक और चीज है जो मैं क्लियर करूं, वो है पावर। ये मैं पढ़ा नहीं रहा वर्क डन और पावर आपको, ये बस खाली आपको फ्लो में लाने के लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि नहीं तो फिर कंसेप्चुअली नहीं आएगा, तो फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो पावर बता रहा हूं मैं आपको कि पावर कैसे कैलकुलेट होती है। तो पावर निकालने का तरीका, इसके लिए हमें चाहिए होती है वेलोसिटी। तो जैसे मान लो फोर्स मैंने इधर की तरफ लगाई F की और बॉडी की वेलोसिटी इधर है V की, तो इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F वेक्टर डॉट V वेक्टर। एक्सपैंड करने पर पावर का फॉर्मूला बनेगा FV cos थीटा। अगेन देख लो सेम तरीका है, तो यहां पर भी हमारी वही तीन बातें आएंगी। अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो पावर हो जाएगी FV, अपोजिट डायरेक्शन में है तो पावर हो जाएगी माइनस FV, परपेंडिकुलर है तो पावर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0, और अगेन कुछ एंगल पर है तो हम कंपोनेंट कर लेंगे। और कौन सा कंपोनेंट काम का आएगा, जो पैरेलल वाला होगा। तो यहाँ पैरेलल कंपोनेंट हो गया f cos थीटा, तो पावर हो गई f cos थीटा इनटू v। चलो अब हम लौटते हैं अपने वापस से बेसिक कंसेप्ट की तरफ। तो हम लोगों ने इंटरनल फोर्सेस में ये सीखा था कि भाई इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो अब हम देखते हैं क्या इनका वर्क कैंसिल आउट होता है या नहीं होता। जैसे पहली इंटरनल फोर्स हमने ली थी टेंशन इस पे इधर लग रही है, सिमिलरली टेंशन इस पे इधर लग रही है, ये ब्लॉक भी इधर जा रहा है एज वेल एज ये ब्लॉक भी इधर जा रहा है। तो फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक पर टेंशन का वर्क डन देखते हैं।
तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन फर्स्ट ब्लॉक। तो जरा चेक करो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना हम इंटरनल का वर्क डन निकाल रहे हैं, एफ का वर्क डन नहीं निकाल रहे। पता चला वहां कंफ्यूज हो गया कि सर ने एफ क्यों नहीं लिया। हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल को, एक्सटर्नल को नहीं। तो टी का अगर मैं वर्क डन निकालूं तो कैसा वर्क डन आएगा, माइनस टी एक्स। माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। W2 पर अगर मैं टी का वर्क डन निकालूं तो वो हो गया प्लस टी एक्स। और देखो जरा टोटल वर्क डन जो इंटरनल का आ रहा है वो आ रहा है 0, है ना। तो यानी यहाँ पर टेंशन के द्वारा किया गया वर्क डन हमारे पास 0 आ रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे को कर रहा है कैंसिल आउट। इसका लॉजिकल रीजन मैं आपको थोड़ी देर में अभी और बताऊंगा डिटेल के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े, नॉर्मल रिएक्शन का चेक करें तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको, फोर्स इधर लगाई, इस पे नॉर्मल आगे लगा, इस पे नॉर्मल पीछे लगा, ये ब्लॉक पे इधर जा रहा है, ये ब्लॉक पे इधर जा रहा है। अब अगर आप वर्क डन चेक करोगे तो एक ब्लॉक पर वर्क डन हो जाएगा, इस वाले पर हो जाएगा प्लस एन एक्स और पीछे वाले पर हो जाएगा माइनस एन एक्स। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे तो वर्क डन हो जाएगा 0। यानी टेंशन और नॉर्मल ऐसी इंटरनल फोर्सेज होती हैं जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाती हैं, एज वेल एज उनका वर्क डन भी कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, अब आगे काम करते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल आपको याद हो तो मैंने कूलम फोर्स का लिया था। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इस पे कूलम इधर लगा और इस पे कूलम इधर लगा। इसको चार्ज नंबर 1 कर लेते हैं, इसको चार्ज नंबर 2 कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इनको छोड़ेंगे ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आएंगे, तो ये भी इधर भागेगा एज वेल एज ये भी इधर भागेगा। तो अब आप चेक करो W1 ये भी हमारा पॉजिटिव है और W2 चेक करोगे तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, यानी W टोटल अब 0 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कूलम फोर्स ऐसी इंटरनल फोर्स है जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट होती है, पर उसका वर्क डन 0 नहीं होता। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप स्प्रिंग फोर्स को चेक करोगे तो स्प्रिंग भी इन दोनों ब्लॉक्स को अंदर की तरफ पुल करके लाएगी और उसका वर्क डन जब आप चेक करोगे तो दोनों वर्क डन W1 या W2 दोनों के दोनों वर्क डन सेम साइन के आएंगे और कहीं से भी कैंसिल आउट नहीं होंगे और W स्प्रिंग भी नॉन जीरो होगा। इसी तरह W ग्रेविटेशन भी नॉन जीरो होगा। यानी इंटरनल फोर्सेस दो तरीके की होती हैं। पहली इंटरनल फोर्स वो जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाती है, एज वेल एज उनका वर्क डन भी जीरो होता है। दूसरी इंटरनल फोर्सेस वो जो पेयर में लेने पर तो कैंसिल आउट हो जाती हैं बट उनका वर्क डन नॉन जीरो होता है। तो अब हम क्लासीफाई कर सकते हैं इंटरनल फोर्सेस को अलग अलग पार्ट में। तो ये हम क्लासीफाई कर रहे हैं इंटरनल फोर्सेस को दो पार्ट में, और वो दो पार्ट ये हैं कि पहली इंटरनल फोर्सेस तो यहाँ पर जो दो आ रही हैं जिनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो है टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन। टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन ऐसी इंटरनल फोर्सेस हैं जो पेयर में लेने पर तो कैंसिल आउट हो जा रही है, एज वेल एज इनका वर्क डन भी जीरो है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वर्क डन भी जीरो है, सिग्मा W लिख रहा हूँ क्योंकि जितने भी वर्क डन का सम निकाल रहे हैं वो इक्वल अपोजिट मिल रहा है। एज वेल एज पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जा रही है, जबकि स्प्रिंग फोर्स और कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी इंटरनल फोर्सेज हैं जिनका पेयर में लेने पर वर्क डन कैंसिल आउट नहीं होता, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इंटरनल फोर्सेज हमारे पास दो तरीके की आ गई। अब ये ऐसा क्यों होता है तो उसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखो बेटा, ये स्प्रिंग है, हमने इसे खींचा, खींचने पर इसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली, है ना। अब इसका क्या सबूत है कि इसने एनर्जी स्टोर करी है? तो पहला जवाब तो ये, भाई अपना गाल का ये वाला हिस्सा इधर लेकर के आओ और इसको जैसे ही मैं छोड़ूंगा टकराएगा बहुत बुरी तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसने एनर्जी स्टोर करी है नहीं करी है। दूसरा ऑप्शन ये कि हम इसको कंसेप्चुअली देखते हैं, खींचने पर इसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली और जैसे ही इसको छोड़ते हैं ये एनर्जी रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी इंटरनल फोर्सेज दो तरीके की होती हैं, एक वो जो एनर्जी स्टोर भी करती हैं और रिलीज भी करती हैं। दूसरी, अब आप ये माइक का वायर देख रहे हो, मैं इसे खींचूं और छोड़ूं कुछ भी नहीं होगा, कोई एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन एक ऐसी इंटरनल फोर्स होती है या नॉर्मल एक ऐसी इंटरनल फोर्स होती है जो ना तो एनर्जी स्टोर कराती है ना एनर्जी रिलीज कराती है। तो दो तरीके की इंटरनल फोर्सेस होती हैं, एक वो जो एनर्जी स्टोर और रिलीज कराती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दूसरी वो जो ना तो एनर्जी स्टोर कराती है ना एनर्जी रिलीज कराती है। तो ऐसी इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, बट ऐसी इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो नहीं होता। अब इनका वर्क डन भी जीरो होता है, एज वेल एज इनकी आप पावर निकालोगे तो वो पावर भी आपको जीरो मिलेगी, और यहां पर अगर आप पावर कैलकुलेट करोगे तो वो पावर आपको नॉन जीरो मिलेगी। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा असर्शन रीजन के हिसाब से। तो मैं असर्शन बोल रहा हूं, इंटरनल फोर्सेस गेट्स कैंसल आउट इन पेयर। तो इंटरनल फोर्सेस कैंसल आउट इन पेयर। अब रीजन ये बोल रहा हूं, इंटरनल फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड देयर वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। तो अब मेरे को बताओ क्या रीजन सही है? वर्क डन इज ऑलवेज जीरो होता है? नहीं। किनका वर्क डन जीरो होता है? वर्क डन उनका जीरो होता है जो ना तो एनर्जी स्टोर करते हैं ना एनर्जी रिलीज करते हैं। उनका जीरो नहीं होता है जो एनर्जी स्टोर भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं। तो आई थिंक इतना बेसिक प्रॉपर्टी समझ आ गया होगा। अब आप सोच रहे हो इसे लॉज ऑफ मोशन में कैसे लगाएंगे? तो देखो, अब लॉज ऑफ मोशन में बढ़ने से पहले आपको आइडियल पुली की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दूं जिससे आप आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे ये मेरे पास एक पुली है और इस पुली के दोनों एंड पॉइंट पर ये दो धागे जा रहे हैं और बीच में से ये थ्रेड निकल रहा है। अब ये पुली आइडियल है। आइडियल पुली की प्रॉपर्टी ये होती है कि आइडियल पुली हमारी मासलेस होती है और स्मूथ होती है।
मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं होता। ऐसा होने पर इस आइडियल पुली पर लगने वाली जो फोर्सेस होती हैं वो आपस में बैलेंस्ड होती हैं। अब जैसे इस आइडियल पुली पर अगर मैंने यहाँ की तरफ टेंशन लगाई तो इस पूरे धागे की टेंशन टी रहेगी, यानी पुली के ऊपर से पास करने वाले धागे में टेंशन चेंज नहीं होती, वो जितनी एक जगह रहती है उतनी हर जगह रहती है। तो इधर अगर टी, टेंशन लगाने का सिंपल तरीका है, टेंशन को दूर भगाओ, लेनी नहीं चाहिए, फिर टेंशन पुली से हमेशा अवे फ्रॉम पुली एक्ट करेगी, तो ये टेंशन भी ऊपर की तरफ लगी टी। अब ये जो बीच में धागा जा रहा है इसकी टेंशन कितनी होगी, अगर हमें ये निकालनी है तो हम फोर्स बैलेंस करके निकाल देंगे। तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर करोगे तो इस टी डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 2t। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, दो धागे मिलकर के एक में कन्वर्ट हो रहे हो तो इन दोनों धागों की टेंशन ऐड अप होकर के इधर आ जाएगी, तो t और t विल बिकम 2t। तो आगे से हम इस टेंशन को डायरेक्ट लिखेंगे 2t। अब इसी तरीके से एक और आइडियल पुली का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो अब थ्रेड कुछ एंगल पर यूं करके इंक्लाइंड है। अब अगर यहां पर हम चेक करें कि क्या होगा, तो ये एंगल मान लो थीटा है, एज वेल एज इस एंगल को भी ले लो आप, थीटा है। अब अगर मैं टेंशन अप्लाई करूं तो इस थ्रेड में टेंशन इधर लगी टी, इस थ्रेड में टेंशन इधर लगी टी, और नीचे की तरफ आ गया टी डैश। अब क्या टी डैश 2t के बराबर होगा? तो नहीं, क्योंकि 2t ऊपर थोड़ा ना लग रहा है। तो अब आपको t के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ t के कंपोनेंट करके दिखाऊं आपको, रेड कलर से मैं कंपोनेंट कर रहा हूँ, तो ऊपर आ गया t cos थीटा, इधर साइड पर आ गया t sin थीटा, सिमिलरली इधर आ गया मेरे पास t sin थीटा, और ऊपर आ गया t cos थीटा। तो थोड़े पेशेंस के साथ इसको देखना, ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक नहीं सेंटर ऑफ मास तक काम में आएगी आपके, तो थोड़ा पेशेंस से देखना। ये मैं बताने को तो आपको 5 मिनट में भी बता देता, बट फिर क्या होता है बीच रास्ते के सारे कंसेप्ट उड़ जाते हैं, फिर क्या रट्टे मारते घूमो। क्यों मार रहे हो भाई रट्टे? आपको सिखा तो रहा हूँ, आराम से सीखो। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ सीखना। तो टी साइन थीटा कैंसिल हो गया। ये ना फिजिक्स कोई इंस्टेंट नूडल की तरह नहीं है कि आए गैस पे रखा पकाए और खा के निकल गए, ये थोड़ा आराम से आती है। तो इसमें आपको कंसेप्ट थोड़े बनाने पड़ते हैं, पकाने पड़ते हैं, तब जाकर के अच्छे से आपको समझ आता है। तो मैं भी इसलिए आराम से चलो, मेरे को पता है आपको आ जाएगा, बट थोड़ा पेशेंस के साथ। तो टी साइन थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर 2t cos थीटा, नीचे टी डैश। तो टी डैश का वैल्यू मेरे पास आ गया 2t cos थीटा। तो समझ आ गई होगी आइडियल पुली की प्रॉपर्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली अब हम टेंशन ट्रिक के वर्डिंग लिखने जा रहे हैं। तो टेंशन ट्रिक क्या होती है अब मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं, और फिर हम इस पे काम शुरू करेंगे। तो टेंशन ट्रिक कहती है कि भाई टेंशन एक ऐसी इंटरनल फोर्स होती है। अब देखना, ये पहले आपको नहीं पता होगा, बट अब पूरा कंसेप्ट आप कोरिलेट कर लोगे। तो टेंशन एक ऐसी इंटरनल फोर्स होती है जो पेयर में लेने पर कैंसल आउट हो जाती है, एज वेल एज इसका वर्क डन एंड पावर भी 0 होता है। टेंशन ट्रिक ये कहती है कि टेंशन का वर्क डन भी 0 होता है, यानी सम ऑफ वर्क डन बाय टेंशन भी 0 होता है, और टेंशन द्वारा की गई पावर भी 0 होती है, क्योंकि टेंशन ना तो एनर्जी स्टोर करती है ना एनर्जी रिलीज करती है। तो चलो अब हम लोग प्रॉब्लम में लगाने के लिए रेडी हैं। तो अब पहला प्रॉब्लम तो क्या, पहले तो मैं आपको बेसिक से सिखाऊं। जैसे ये पहला बेसिक एग्जाम्पल जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं ना, पहले उस पर टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ब्लॉक्स है, दोनों ब्लॉक्स। अब इसके बारे में आप सब जानते हो कि यार इसमें से एक अगर नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा, एक की स्पीड v होगी तो दूसरे की भी v होगी, ज्यादा कम नहीं हो सकती क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। तो देखिए हमारी टेंशन ट्रिक प्रूव कर पाती है या नहीं कर पाती। तो मैंने मान लिया ये ऊपर जा रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 लिया, और मैंने मान लिया ये नीचे जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट x1 लिया, सही ना। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट्स का रिलेशन निकालना है तो आप वर्क डन यूज करो, और अगर आपको वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है तो पावर यूज करो। एक्सेलरेशन के लिए मैं भी बताऊंगा 2 मिनट बाद। तो अब टेंशन अप्लाई करेंगे किस पे, ब्लॉक पर। इस पे टेंशन ऊपर लगी t, और रस्सी एक है तो टेंशन एक ही रहेगी t की। अब वर्क डन चेक करो, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव। और इस वर्क डन का वैल्यू अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो ये वर्क डन हो गया tx2। सिमिलरली यहाँ अगर मैं वर्क डन चेक करूं तो ये आ गया नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0? क्यों? क्योंकि टेंशन एक ऐसी फोर्स होती है जो ना तो एनर्जी स्टोर करती है ना एनर्जी रिलीज करती है। आमने सामने लाओ तो रिजल्ट आ जाएगा x2 बराबर x1। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि दोनों ब्लॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। अब ये तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकला। अब अगर हम पावर से चेक करें कि सिग्मा p इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर 0 करूँ तो देखें क्या मिलता है। तो मान लो इसकी वेलोसिटी v2 है और मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है। तो अब पावर चेक करोगे तो इसकी पावर होगी प्लस tv2 और इसकी पावर होगी माइनस tv1 इज इक्वल्स टू 0। तो टी कट गया और रिजल्ट आ गया v1 बराबर v2।
तो पावर से हमें वेलोसिटी का रिलेशन मिला और वर्क डन से हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन मिला। अब अगर हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है तो भाई जाहिर सी बात है ना, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पावर की इक्वेशन लिख करके अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाएगा। नाम मात्र का डिफरेंशिएशन है, कोई खास डिफरेंशिएशन नहीं। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा dv1/dt इज इक्वल्स टू dv2/dt, और यहां से हम कह सकते हैं a1 इज इक्वल्स टू a2। तो आई थिंक अब आपको मैंने डिटेल से बता दिया कहां से क्या मिलता है। तो वर्कडन को जीरो करने से डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आता है, पावर को जीरो करने से वेलोसिटी का रिलेशन आता है, और वेलोसिटी के रिलेशन को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन का रिलेशन आता है। अच्छी तरीके से सेट कर लो दिमाग के अंदर। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वर्कडन जीरो, वेलोसिटी चाहिए तो पावर जीरो, एक्सेलरेशन चाहिए तो उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है पावर वाली का, और यहां से आपके पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं काम प्रॉब्लम के ऊपर। तो हमारा पहला प्रॉब्लम ये रहा। देखो दोनों तरफ वेलोसिटी इंडिकेटेड है और हमें वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। क्या लगाओगे, वर्क डन लगाओगे या पावर लगाओगे? तो जवाब है पावर लगाएंगे। तो पावर के लिए हमें पहले टेंशन देखनी पड़ेगी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अब टेंशन अगर आप चेक करोगे तो इसकी टेंशन ऊपर की तरफ आ गई, इसकी टेंशन चेक करोगे तो ये टेंशन इधर की तरफ आ गई। अब पावर देखते हैं। तो मेरे को बताओ ये दोनों सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन? तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर की पावर हो गई नेगेटिव। इसके लिए हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो इसका कंपोनेंट इधर गया टी कॉस थीटा और इधर गया टी साइन थीटा। तो चलो कौन सा कंपोनेंट बेकार है आप ही बताओ, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? तो ये कंपोनेंट हटा दिया, ये कंपोनेंट रख लिया। अब जितनी पावर है सबको जीरो कर देते हैं। तो इधर की पावर मेरे पास आ गई टी कॉस थीटा इंटू बी, इधर की पावर मेरे पास आ गई माइनस टी इंटू यू इज इक्वल्स टू जीरो कर दिया। टी कट गया और रिजल्ट आ गया यू बराबर वी कॉस थीटा। तो कितनी देर का काम था? कुछ भी नहीं, आराम से आ गया। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल। किसका रिलेशन निकालना है भाई? वेलोसिटी का। चलो आ जाओ, लगाओ पावर का कंसेप्ट। उससे पहले टेंशन लगा लो। तो अब देखो यहां से लेकर के यहां तक धागा एक ही है, इसकी टेंशन को हम टी ले लेते हैं। अब देखना यहां टी है, यहां टी है, तो यहाँ की रस्सी में कितना आएगा? ये वही पुली की प्रॉपर्टी यूज करी 2t। अब हमें जो टेंशन चाहिए पुली पर नहीं चाहिए, हमें चाहिए ब्लॉक पर। तो हम इस ब्लॉक पर डायरेक्ट टेंशन लगा देते हैं ब्लॉक से अभी की तरफ, वो हो गई 2t। अब ब्लॉक पर जो भी वर्क डन है उनको हम कैलकुलेट, वर्क डन नहीं सॉरी पावर कैलकुलेट करके जीरो डाल देते हैं। तो यहाँ की पावर मेरे पास हो गई माइनस tv1, यहाँ की पावर मेरे पास हो गई प्लस 2tv2 और इज इक्वल्स टू जीरो कर दिया। आमने सामने ले गए, टी कट किया, v1 बराबर 2v2। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी का रिलेशन। इसके अंदर आगे बढ़ते देख लो, एक एक दो लाइन से ज्यादा का होता ही नहीं है और आप बेकार डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करने जरूरत ही नहीं है। अगर एक्सेलरेशन का निकालना है तो भाई इसको क्या करो, dv/dt, नाम मात्र का ही तो है, a1 बराबर 2a2, काम खत्म हो गया। मतलब जो वेलोसिटी का रिलेशन आएगा वही एक्सेलरेशन के अंदर आप ट्रांसफर कर दो। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सवाल मेरे पास है, अब देखो ये आता है टेस्ट के अंदर, ठीक है ना? तो मैंने जो टेस्ट रखे हुए उनके अंदर भी ऐसे ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। क्या है इसमें? न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हमें नहीं पता भाई ये कहाँ जा रहा है, ठीक है ना? वैसे तो अंदाजा लगा भी सकते हो यार, ये दोनों नीचे खींचे जा रहे हैं तो ये ऊपर ही खींचेगा, पर मैं कहता हूँ फिर भी मान लो हमने लगाया ही नहीं दिमाग, हमने सोचा ही नहीं कहां जा रहा है, रैंडमली कुछ भी कर दिया, या तो नीचे माना या ऊपर माना। अब सही मानोगे तो पॉजिटिव आएगा, गलत माना होगा तो नेगेटिव आएगा। सब मेथड अपने आप ही ऑटो पायलट मोड पे है, अपने आप ही ये खत्म कर लेते हैं अपने आप को। तो आप कहीं भी मान लो, चलो मैंने गलत ही मान लिया, देखना क्या आएगा। मैंने मान लिया ये नीचे जा रहा है, वेरी स्पीड v। अब पहले वर्क डन लगाएं या पावर लगाएं? तो भाई बड़ी देर हो गई आपको पढ़ते पढ़ते। वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है तो क्या लगाओगे? पावर। डिस्प्लेसमेंट का निकालना है तो वर्क डन। बट पहले टेंशन लगाते हैं। यहां से लेकर के यहां तक रस्सी एक ही है, तो टेंशन का नाम हो गया टी। इधर टी, तो इस रस्सी में आ गया 2t, तो 2t मैंने ब्लॉक पर ऊपर लगा दिया। सिमिलरली इधर मैंने t लगा दिया। ओके, अब हम चेक करते हैं इधर की पावर। तो इधर की पावर होगी मेरे पास माइनस 2t, इधर की पावर होगी माइनस 2tv, लास्ट में इधर की पावर होगी माइनस 3t, इज इक्वल्स टू हो गया 0। 3t और 2t 5t हो गया, तो माइनस 2tv इज इक्वल्स टू 5t। t से t कट गया और v का वैल्यू आ गया माइनस 5/2। तो लोग हो गया ना प्रूफ। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो माइनस साइन यही तो इंडिकेट कर रहा है कि भाई डायरेक्शन आपने गलत ले लिया, इसको ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो आप कहीं भी मान लो डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही किया होगा तो पॉजिटिव आएगा, गलत करा होगा तो नेगेटिव बन जाएगा। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल AIPMT का आप बहुत आराम से खत्म कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ टेंशन लगाते हैं। तो यहाँ टेंशन हो गई t, सिमिलरली यहाँ टेंशन हो गई t। अब यहाँ क्या लगाऊं? 2t लगाऊं? नहीं, t और t इधर गया तो इधर साइड आएगा 2t cos थीटा। अच्छा, अब इसकी पावर, तो इसकी पावर हो गई माइनस टी यू, इसकी पावर हो गई प्लस 2t cos थीटा यू सॉरी v, और इधर की पावर हो गई माइनस टी यू और इज इक्वल्स टू 0। अब इसे आप इक्वेट करोगे तो u इज इक्वल्स टू v cos थीटा। तो ये लो AIPMT का प्रॉब्लम आपका खत्म, सिर्फ एक दो लाइन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल कर लोगे अपने आप। तो मैं इस सवाल में बस खाली हिंट दे रहा हूँ, टेंशन इधर की t, यहाँ से यहाँ तक टेंशन t, यहाँ की टेंशन हो गई 2t।
डायरेक्शन मैंने दे दिया, कहाँ की तरफ दिया, नीचे, सही होगा तो पॉजिटिव आएगा, गलत होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप पावर इक्वेट करके 0 कर देना, आपको इधर का v मिल जाएगा। तो ये मैंने आप पे छोड़ा। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं सिखाता हूँ, ये प्रॉब्लम अच्छा खासा प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पर रस्सी को डायरेक्ट खींचा जा रहा है, ऐसा एम्स 2018 में भी था, 17 में था, रस्सी को डायरेक्ट खींच लिया। जब भी रस्सी डायरेक्ट खींची जाए, आप इधर एक छोटा सा पॉइंट बना लो या एक छोटा सा ब्लॉक बना लो। अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए, तो ये पॉइंट आपके लिए एज अ ब्लॉक की तरह काम करेगा। तो अब आपके पास दो ब्लॉक हो गए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। अब आप जैसे टेंशन लगाते हो बिल्कुल वैसे ही लगाओ। तो बात ध्यान रखना, अगर रस्सी डायरेक्ट खींची जा रही हो, पॉइंट बनाओ और दैट पॉइंट विल एक्ट एज अ ब्लॉक। अब लगाओ टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन आ गई ऊपर टी। अब ध्यान से देखना, ये टेंशन टी इधर है, अब ये उल्टी बढ़ गई क्योंकि यहाँ तक तो टी आ गई, बट यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हुई। तो अब इंस्टेड ऑफ एडिंग, ये टेंशन हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो इधर टेंशन गई कितनी बेटा, t/2 और इधर गई t/2, यहाँ आई टेंशन t। अब ये t/2 फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गई t/4 और इधर भी आ गया t/4। तो ये था पहला ऑप्शन जिसमें आपने देखा अगर हमने टेंशन इधर मानी तो इधर उतरने पर हमें डिवाइड करते चली जानी पड़ रही है। अब डिवाइड करना हमारी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। बेस्ट क्या था, ऐड करना, t 2t। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप टेंशन वहां से लिखनी शुरू करो जहां से वो ऐड हो, हमेशा कंफर्टेबल रहोगे। इसके लिए बस थोड़ा सा प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इधर की टेंशन t ले लूँ तो t चलो ले देंगे, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, मैं डिवाइड करने वाला प्रोसेस एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो मान लो मैंने इधर का टेंशन t ले लिया, अब इधर t इधर t, तो यहाँ आ गया 2t, ये 2t, तो इस पूरी रस्सी में 2t रहेगा, तो इधर आ गया 4t और यहाँ से यहाँ तक 4t का टेंशन एक्ट करता रहेगा। तो इधर का टेंशन भी 4t। तो हमेशा प्रेफर करो जहां से टेंशन ऐड हो रही हो, नहीं तो डिवाइड करने में भी बुराई नहीं कर सकते हो। अब आप पावर लिखो, तो इधर की पावर हो गई -4tu और इधर की पावर मेरे पास आ गई +tv इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। यहाँ से v का वैल्यू आ गया 4 टाइम्स u। तो समझ आ गया। अब इससे ये भी पता चला, तो एक बार ध्यान रखना, अगर कोई ब्लॉक ना हो, डोरी डायरेक्ट खींची जा रही हो, तो पहले पॉइंट बनाओ, पॉइंट आपके लिए ब्लॉक की तरह काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है बड़ा प्रॉब्लम, अब इसको भी आप बड़े आराम से खत्म कर सकते हो। जरा चेक करो, रस्सी डायरेक्ट खींची जा रही है, तो पॉइंट बनाया, दिस पॉइंट विल एक्ट एज ब्लॉक और टेंशन लगा दी। अब ये रस्सी में टेंशन एज इट इज यहाँ से यहाँ तक टी रहेगी। अब बड़े संभाल के लगाना, देखो इधर टी, तो इस ब्लॉक पर इधर की तरफ आ गया 2t, ये पूरा इधर से इधर तक t है, तो ये t, तो एज वेल एज इधर आ गया 2t। ठीक है, अब इधर आते हैं, तो इधर t, तो इधर की तरफ हमारे पास आ गया 2t, ये पूरी रस्सी में यहां तक टेंशन t की है। अब एक एक जगह की पावर लेते हैं, यहां की पावर हो गई -tu, इस ब्लॉक के ऊपर पावर हो गई, चेक करो, टोटल टेंशन हो गई 4t, वेलोसिटी हो गई 3u, सेम डायरेक्शन में है, तो +4 × 3 हो गया 12tu। इधर की पावर, इस वेलोसिटी को मैंने इधर मान लिया, तो इधर की पावर हो गई, टेंशन हो गई 3t इंटू वेलोसिटी हो गई v +3tv इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए कितना आया, तो 12tu -tu यानी 11tu +3tv इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से v का वैल्यू आया -11/3 टाइम्स आ गया मेरे पास u। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये ब्लॉक इधर नहीं जाना चाहिए, ये ब्लॉक राइट हैंड साइड की तरफ चलना चाहिए विद वेलोसिटी 11/3u। तो आई थिंक पॉइंट समझ आ गया होगा कैसे करके हमें प्रॉब्लम को खत्म करना है। इसमें भी हमें इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले टेंशन ट्रिक हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो हम यहाँ एक पॉइंट बना लेते हैं, ये हमारे लिए ब्लॉक की तरह काम करेगा, और टेंशन लगा देते हैं। तो यहाँ की टेंशन टी आ गई, तो इस पूरे के पूरे थ्रेड में यहाँ से यहाँ तक टेंशन टी रहेगी, तो इधर भी टेंशन टी आ गई। इस थ्रेड की टेंशन देखोगे तो टी और टी मिल करके इधर हो जाएगा 2t। तो फाइनली इस ब्लॉक पर टोटल टेंशन हो गई 3t। अब क्या करने जा रहे हैं, सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं कि टेंशन ना तो कोई वर्क करता है ना कोई पावर। हम इसकी पावर को, क्योंकि वेलोसिटी हमें दे रखी है, तो हम सीधे सीधे सिग्मा t इंटू वी का प्रोडक्ट 0 करने जा रहे हैं। पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन इज 0। अब यहाँ पर आप चेक करोगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पावर हो गई -t इंटू 2। यहाँ पर चेक करोगे दोनों सेम डायरेक्शन में, पावर हो गई 3t इंटू वी इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको आमने सामने लाओ, तो 3tv इक्वल्स टू 2t से t कैंसिल हो गया, और यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3, यूनिट इसका मीटर पर सेकंड। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी हमारे पास 2/3 मीटर पर सेकंड आ रही है। अब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। इस तरीके के प्रॉब्लम जनरली IIT लेवल के कहलाते हैं, बट आप फिर भी इसकी प्रैक्टिस करो, आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। अब क्या किया जा रहा है, इस पुली को ऊपर पुल किया जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। इस पे सस्पेंडेड ब्लॉक 1, 2 और 3 है। 1 और 2 की तो वेलोसिटी गिवन है, हमें 3 की वेलोसिटी निकालनी है। अब कैसे
कैसे? देखो हमें इस वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं पता तो हम अपनी तरफ से कुछ भी ले लेते हैं। मान लो मैंने ऊपर ले लिया, अगर सही लिया होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, गलत लिया होगा तो निगेटिव आएगा। निगेटिव मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब हम इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेंशन लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की टेंशन को हम टी नाम दे देते हैं। तो ये टी हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये टी, तो इस रस्सी की टेंशन हो गई 2t। यहाँ हमने पॉइंट बनाया और नीचे की तरफ हमने 2t की टेंशन लगा दी, ठीक है। तो ये पूरे थ्रेड की टेंशन t है, तो t और t मिलकर के 2t हो गया और पॉइंट बना करके हमने 2t अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। अच्छा, अब हमें इधर और इधर आना है। यहाँ की टेंशन अगर t है तो फिर इधर आने पर टेंशन आधी आधी हो जाएगी, t/2 तो यहाँ t/2 यहाँ t/2 लगाते हैं ब्लॉक्स पर, t/2। अब सेम पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन यानी सिग्मा tv 0 कर देते हैं। तो शुरू यहाँ से करते हैं। यहाँ की पावर हो गई माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि वेलोसिटी और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -8t ये हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ की पावर हो गई +t × 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की पावर हो गई t/2 × 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की पावर हमारे पास हो गई प्लस का t/2 × v। दिस रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ आया -8t प्लस t दैट मीन्स हो गया +2t, tv/2 इज इक्वल्स टू 0। -8t प्लस 2t -6t प्लस tv/2 इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर साइड लाओ तो tv/2 इज इक्वल्स टू 6t, t से t कैंसिल और v का वैल्यू आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे इस ब्लॉक नंबर 3 की वेलोसिटी आई, पॉजिटिव ही आ रही है, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन लिया बाय डिफॉल्ट वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको लेक्चर के शुरू में कि आपको कुछ प्रॉब्लम में डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, तो अब ये वो प्रॉब्लम है। जैसे इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हो कहीं पर भी कोई थ्रेड नहीं है। इसमें चल क्या रहा है, एक रॉड को दो वॉल के बीच में रख दिया गया। ये वाला हिस्सा रॉड का u वेलोसिटी से जा रहा है, ये हिस्सा नीचे v की वेलोसिटी से फॉल कर रहा है। हमें u और v के बीच का रिलेशन निकालना है। गिवन ये एंगल थीटा है, कई बार ये एंगल दे देते हैं, ये एंगल यहाँ ये वाला एंगल दे देते हैं। ये एंगल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा थीटा का वैल्यू आप देखो कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमें u v और थीटा के बीच का रिलेशन निकालना है। इसके दो मेथड है। देखो टेंशन ट्रेकियां नहीं लग सकती, कारण कि कोई टेंशन है ही नहीं, थ्रेड ही नहीं है, तो टेंशन लगाओगे कहां से। तो इसलिए यहाँ पर दो मेथड काम करते हैं, या तो डिफरेंशिएशन विच इज कॉल्ड कांस्टेंट मोशन, या फिर मैं एक लाइन का तरीका दूंगा, रिलेटिव मोशन टेक्निक, ठीक है ना। तो आप इस रॉड वाले प्रॉब्लम में, क्योंकि ये यूनिक प्रॉब्लम है, तो आगे जब भी आए डिफरेंशिएशन मत लगाना, सिखा तो रहा हूँ, मत लगाना, आप रिलेटिव मोशन टेक्निक लगाना, प्रॉब्लम एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इज x एंड दिस हाइट इज y, लेंथ ऑफ रॉड इज l। तो सबसे पहले कुछ कन्वेंशन बना लेते हैं। जैसे जैसे रॉड का ये हिस्सा आगे बढ़ता चला जाएगा x की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी। तो इस x का डिफरेंशिएशन यानी dx/dt, ये dx/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस एंड की वेलोसिटी बनेगा और इसका साइन प्लस आएगा। प्लस इसलिए क्योंकि x इंक्रीज कर रहा है, तो जब कोई चीज इंक्रीज करती है तो उसका चेंज पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर हम dy/dt देखें तो dy/dt y एक्सिस वाले की रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बताएगा। अब क्योंकि ये सन नीचे आ रहा है तो y की पोजीशन टाइम के साथ साथ कम होती चली जाएगी, तो ये हो जाएगा -v, ठीक है ना। रॉड की लेंथ इस पूरे ट्राइंगल के अंदर कांस्टेंट है। तो अब हम करते क्या है, जो चीज कांस्टेंट है और जो चीज वेरिएबल है उन्हें लेकर के रिलेशन बनाते हैं। तो सबसे बढ़िया रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम का बनेगा कि x² + y² = l²। अब देखो कितना सारा डिफरेंशिएशन हमें इसमें यूज करना पड़ता है, इसलिए कंस्टेंट मोशन जनरली में बहुत कम यूज करता हूँ मेडिकल लेवल पर, बट जब आप आईआईटी में पढ़ो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। बट मेडिकल लेवल के लिए आप इसको रिलेटिव मोशन टेक्निक से करो, एक लाइन में खत्म होगा, वो इसके बाद सिखाता हूँ। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए बचेगा dx/dt। यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो गया 2y, साथ में बचा dy/dt। L कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब आप इसको आमने सामने लाओ तो x टाइम्स dx/dt माइनस y, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, dy/dt। x को इसके नीचे ले आओ तो dx/dt इज इक्वल्स टू -y/x इंटू dy/dt। अब डाटा सब्स्टिट्यूट कर दो, dx/dt ये हो गया u यानी x एक्सिस वाले एंड की वेलोसिटी, माइनस y/x, y/x हो गया tan थीटा यानी tan थीटा की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो नेगेटिव tan थीटा। dy/dt ये हो गया -v, तो यहाँ हमने डाल दिया -v, तो यहाँ से हमारे पास आया u = +v tan थीटा।
तो ये इस वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस रिलेशन है बाय यूजिंग कंस्टेंट मोशन, इसलिए कंस्टेंट मुश्किल होता है। अब ये तो खैर आसान था डिफरेंशिएशन, और अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में चले जाएं तो ये और ज़्यादा डिफरेंशिएशन मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसे सवाल में आप रिलेटिव मोशन टेक्निक सीखो। तो सेकंड टेक्निक मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिलेटिव मोशन टेक्निक। ये वाला हिस्सा यू से जा रहा था, सेम प्रॉब्लम है, ये हिस्सा वी से जा रहा था, ये एंगल थीटा था। अब देखो रिलेटिव मोशन टेक्निक क्या कहती है, जैसे ये रॉड है, ये कैसे भी मूव करा लो, इधर करा लो, ऐसे करा लो, घुमा लो, आप इसको चला लो, व्हाटएवर कुछ भी कर लो, रॉड का ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा ना तो कंप्रेस हो सकते हैं, ना श्रिंक हो सकते हैं, ना एक्सपैंड हो सकते हैं, क्योंकि रॉड के ये दोनों पॉइंट एक रिजिड बॉडी के ऊपर लाई कर रहे हैं। रिजिड मतलब जिसका शेप चेंज ना हो सके, तो आप इसको कैसे भी मूव करा लो, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के कभी पास नहीं जा पाएगा, ना इससे दूर जा पाएगा। यही टेक्निक है इसके अंदर। तो किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर जो दो पॉइंट्स लाई करते हैं वो ना तो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर पाते हैं, ना एक दूसरे से दूर जा पाते हैं, ठीक है ना, यानी उनके रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन हमेशा जीरो होती है। तो टेक्निक ये है कि रॉड के ऊपर जिन दो पॉइंट के बीच की वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाओ। तो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो ए और बी को ज्वाइन करती हुई है, ठीक है। तो स्टेप ऑफ वर्किंग भी यहां पर लिख दे रहा हूं, सिंस, चलो सिंस वाला पार्ट बाद में लिखेंगे। पहला पॉइंट ये है, ज्वाइन टू पॉइंट्स ऑन रिजिड बॉडी, रिजिड मतलब जिसका शेप चेंज ना हो, बाय अ लाइन। This line is called line of approach। तो इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ अप्रोच। दूसरा पॉइंट, अब क्योंकि ए और बी रिजिड बॉडी के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए ना अप्रोच कर पाएंगे ना सेपरेट हो पाएंगे। तो सिंस, अब दूसरा पॉइंट ये होगा, नाउ रिजॉल्व कंपोनेंट। तो अब हम ए और बी की वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे, कहां की तरफ, अलोंग and perpendicular to line of approach। तो line of approach के along और perpendicular हम इन velocities के कंपोनेंट करेंगे। along तो हो गई ये रेड लाइन, perpendicular के लिए मैं ये वाली लाइन ले रहा हूँ, तो ये हो गई perpendicular लाइन और ये हो गई along वाली लाइन। तो दिस रेड कलर की डॉटेड लाइन इज लाइन ऑफ अप्रोच। अब आप इस u के कंपोनेंट करोगे, तो देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो u के कंपोनेंट जो हमारे पास आएंगे, इधर साइड आ जाएगा u cos थीटा और इधर साइड आ जाएगा u sin थीटा। सिमिलरली अब हम v की वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो हमें इधर एंगल चाहिए होगा, ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, और फिर ये एंगल आ गया थीटा। तो इस v का कंपोनेंट इधर की तरफ आ गया v cos थीटा और इधर की तरफ आ गया v sin थीटा। अब लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप ये, सिंस points on rigid body cannot separate or approach। तो ये दोनों पॉइंट ए और बी वाले ना तो एक दूसरे के पास आ सकते हैं, ना एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो सिंस पॉइंट्स ऑन रिजिड बॉडी कैन नॉट सेपरेट और अप्रोच, देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच इज जीरो। अब इसका मतलब समझो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच तब होगा जब बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा होगी। तो ना बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा हो सकती है, ना ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अच्छा कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लाइन ऑफ अप्रोच पर, ये जो डॉटेड लाइन है इस पे। क्योंकि अगर ये यू कॉस थीटा v sin थीटा से ज्यादा हो गया तो ऐसे में रॉड खींचना स्टार्ट हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर v sin थीटा u cos थीटा से ज्यादा हो गया तो रॉड कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ज्यादा तेज धक्का मारूं, ज्यादा ताकत से पुश करूं तो ये कंप्रेस हो जाएगा, इसको ज्यादा ताकत से खींचूं तो ये इलोंगेट हो जाएगा। तो रॉड ना इलोंगेट हो सकती है ना कंप्रेस हो सकती है, इसलिए u cos थीटा और v sin थीटा आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए अब दोनों वेलोसिटी जब इक्वल हो जाएंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हेंस, तो फाइनली ये तो पूरी थ्योरी हो गई, बट मेन स्टेप लास्ट स्टेप है। हेंस u cos थीटा इज इक्वल्स टू v sin थीटा, और यहां से u की वैल्यू हमारे पास आ गई v tan थीटा। तो आप देख लो रिलेशन वही आ रहा है बट एक लाइन के अंदर आ रहा है। तो करना क्या है, वापस से सुन लो सिर्फ एक लाइन में, कि दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, कंपोनेंट मारे, जो लाइन पर कंपोनेंट लाई कर रहे हैं, जो रॉड वाली लाइन ज्वाइनिंग पर कंपोनेंट लाई कर रहे हैं, लाइन ऑफ अप्रोच पर कंपोनेंट लाई कर रहे हैं, उनको इक्वेट कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा, कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। अब सिमिलर मैनर में इस पर एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे
रॉड का ये वाला हिस्सा 5 से जा रहा है, ये वाला हिस्सा B से आ रहा है, और अगेन हमें B का वैल्यू निकालना है। इस पॉइंट का नाम मैंने A कर दिया और इस पॉइंट का नाम B कर दिया। क्या करने वाले हैं? कंपोनेंट करेंगे, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन टेक्निक से हम सॉल्व करेंगे। ये बनाई मैंने लाइन ऑफ अप्रोच। एंगल तो ये 37 है, तो यहाँ पर ये 37 हो गया, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ये परपेंडिकुलर, ये 37, ये 53, तो इधर आ गया 37। तो अब V का इधर कंपोनेंट V cos 37, इधर V sin 37। U का कंपोनेंट आप करोगे तो यानी 5 का कंपोनेंट आप करोगे तो इधर आ जाएगा 5 cos 37 और इधर 5 sin 37। अब क्या करेंगे हम? दोनों लाइन ऑफ अप्रोच वाले कंपोनेंट को इक्वेट कर देंगे। तो 5 cos 37 इक्वल्स टू V sin 37। इसको इसके नीचे ले आओ, यहाँ cos और sin के वैल्यू डाल दो। cos 37 4/5, sin 37 3/5, 5 तो वैसे ही गया, तो V का वैल्यू आ गया 20/3 और यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में रिलेटिव मोशन टेक्निक से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो अब आपको अच्छी तरह पता है जहाँ थ्रेड वाले प्रॉब्लम है वहाँ पर टेंशन ट्रिक से आप करोगे, जहाँ ये रॉड वाले प्रॉब्लम आ जाते हैं वहाँ पर आप रिलेटिव मोशन टेक्निक से प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करोगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा लेक्चर टेंशन ट्रिक और कंस्ट्रेंट मोशन का। अब आप हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और अब हम मूव करेंगे इसके लास्ट लेक्चर की तरफ जो रहेगा मल्टीपल पुली प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।